की बड़ी कवरेज आप अपने चैनल एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं और कवरेज सवाल से जुड़ी हुई है कि आखिरकार कौन बनेगा राष्ट्रपति। रायसेना की रेस के लिए मतलब राष्ट्रपति चुनाव में आज वोटों की गिनती का दिन है, वोटों की गिनती जारी है और उम्मीद की जा रही है शाम 7:30 बजे तक वोटों की गिनती पूरी हो जाएगी और फिर वो औपचारिक ऐलान जिसका देश को इंतजार है। नंबर्स ये बता रहे हैं द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनने जा रही है। तो कुल मिलाकर एक ऐतिहासिक मौका है आज, क्योंकि पहली बार देश को आदिवासी समाज से कोई सर्वोच्च पद पर पहुंचने वाला महामहिम मिलने वाला है। आदिवासी समाज में भी द्रौपदी मुर्मू महिला, तो समझिए आप जरा इस बात को कि एक आदिवासी वो भी महिला जो महामहिम बनने वाली हैं देश की, और इसके साथ ही दूसरी बार कोई महिला देश के सर्वोच्च पद पर बैठेगी। इस ऐतिहासिक मौके को खास बनाने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही औपचारिक ऐलान होगा, जैसे ही नतीजा घोषित हो जाएगा, उसके फौरन बाद पहुंचेंगे द्रौपदी मुर्मू को बधाई देने के लिए दिल्ली में उनके घर पर। और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ही नहीं बल्कि तैयारी पूरी मोदी कैबिनेट की है। दिल्ली में 4 उमा शंकर दीक्षित लेन, यहीं पर द्रौपदी मुर्मू का फिलहाल निवास है और यहीं द्रौपदी मुर्मू के निवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके बाकी कैबिनेट के साथी पहुंचेंगे महामहिम को बधाई देने के लिए। तो जश्न अभी से मनना शुरू हो चुका है, तस्वीरें आपके सामने हैं और ये जश्न की तस्वीरें सिर्फ अभी नहीं बल्कि सुबह से ही आज इसी तरीके का माहौल है। दिल्ली से लेकर द्रौपदी मुर्मू की जन्मभूमि ओडिशा का मयूरभंज जिला, वहां तक लोगों में बेहद उत्साह है। तो हम तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, साथ ही जल्दी से आपका परिचय करा देती हूं। हमारे साथ हमारे संवाददाताओं की टीम जो इस वक्त मौजूद है उनके पास में चलूं। इससे पहले आप देख सकते हैं कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता चरणजीत सिंह सापरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर अजय आलोक हमारे साथ चर्चा में शिरकत कर रहे हैं और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मनीषा प्रियम जी जो यहीं स्टूडियो में मौजूद हैं। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार आरती टिक्कू जी भी लगातार हमारे साथ इस कवरेज में बनी हुई हैं। कवरेज बड़ी है, कवरेज ऐतिहासिक है, वाकई में मौका बेहद ऐतिहासिक है क्योंकि देश को पहली बार आदिवासी वो भी महिला महामहिम मिलने जा रही हैं और पहली बार ऐसा होगा कि देश का कोई महामहिम जो आजाद हिंदुस्तान में पैदा हुआ हो। जी, और समझिए इस बात को कि दोनों जो बड़े संवैधानिक पद हो जाएंगे, मतलब एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरी महामहिम, दोनों ही पदों पर जो व्यक्ति आसीन होंगे वो आजाद हिंदुस्तान में पैदाइश वाले। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, एसपीजी ने जो मुर्मू हैं द्रौपदी मुर्मू, उनके घर पर सुरक्षा अपने हाथ में ले ली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है। दिल्ली में द्रौपदी मुर्मू के घर पर एसपीजी की टीम पहुंच गई है। एसपीजी ने मुर्मू के घर सुरक्षा का जिम्मा संभाल लिया है और जाहिर सी बात है इसके पीछे वजह यही फिलहाल क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहुंचना है। जैसे ही नतीजे का ऐलान होता है द्रौपदी मुर्मू को बधाई देने के लिए, यही वजह है। क्या जानने के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं द्रौपदी मुर्मू के दिल्ली के निवास से। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे मौजूद हैं, जरा जानते हैं नीरज पांडे से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने की दस्तक की वजह से ही एसपीजी ने सुरक्षा का जिम्मा अपने हाथ में लिया है क्या नीरज? नीरज, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मुझे लगता है नीरज पांडे से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। जी नीरज, आवाज मिल रही है मेरी? जी नीरज, एसपीजी ने यहां पर द्रौपदी मुर्मू के घर पर सुरक्षा का जिम्मा ले लिया है। आपका शायद माइक ऑफ है नीरज, उसको ऑन कर लीजिए प्लीज और फिर जवाब दीजिए। मैं नीरज का रुख करूंगी, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि वो पहला रुझान जिसका देश इंतजार कर रहा था वो सांसदों के वोटों की गिनती के तौर पर सामने निकल कर आया, जिसमें 3,78,000 वोट वैल्यू द्रौपदी मुर्मू के खाते में जाती हुई हमने देखी और 1,45,600 की वोट वैल्यू जो वोट्स हैं वो अब तक यशवंत सिन्हा के खाते में गए। नीरज पांडे का रुख करते हैं। नीरज, द्रौपदी मुर्मू के घर पर सुरक्षा का जिम्मा एसपीजी ने संभाल लिया है, वजह क्या बताई जा रही है? जी बिल्कुल, मैं जिस हॉल में हूँ दरअसल मैं आपको बता दूं कि ये हॉल वो है जहाँ पे थोड़ी देर बाद जब जीत के औपचारिक ऐलान हो जाएगा तो द्रौपदी मुर्मू यहाँ आएंगे और वो इस कुर्सी में बैठेंगी और लोगों से मिलेंगे। लेकिन आपको जो सबसे अहम जानकारी दे दूं कि इस समय इस पूरे घर को एसपीजी ने टेक ओवर कर लिया है, क्योंकि जब एसपीजी लग जाती है जहाँ पे तो माना जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले होते हैं। यानी कि अब ये मान लिया जाए कि जैसे ही औपचारिक घोषणा होगी कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ जाएंगे। लेकिन ये जो तस्वीरें आपको दिखा दी है, जो पुलिसकर्मी देख रहे हैं आप काले कलर के ड्रेस में, दरअसल ये एसपीजी के ऑफिसर्स हैं, ये एसपीजी के लोग हैं जो यहाँ पर बाकायदा सुरक्षा व्यवस्था उन्होंने अपने
जिम्मे में ले ली है। और ये माना जाता है कि जब प्रधानमंत्री को पहुंचना होता है कहीं तो उसके कम से कम 2 घंटे पहले एसपीजी पहुंच जाती है, उस पूरे इलाके की सुरक्षा अपने हाथ में ले लेती है ताकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कहीं भी कोई सेंध नहीं लगाई जा सके। अभी तक आमतौर में सब लोग यहाँ से उस इलाके में जाकर घूम के अपना कुछ काम करते थे, लेकिन जब से ये पता चला है कि प्रधानमंत्री के आने का समय हो गया है तब से यहाँ एसपीजी आ गई और एसपीजी ने बाकायदा आम तौर पर इधर से आवागमन रोक दिया है। तो आप बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके के इंतजाम ये द्रौपदी मुर्मू के दिल्ली वाले आवास पर, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहुंचना है, ऐसे में एसपीजी ने अब सुरक्षा के इंतजाम अपने हाथ में ले लिए हैं। वही तस्वीरें दिखाते हुए नीरज पांडे को आप देख रहे थे। और कुल मिलाकर अब सबसे महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि आखिरकार द्रौपदी मुर्मू के महामहिम बनने के मायने क्या हैं। द्रौपदी मुर्मू सबसे बड़े संवैधानिक पद पर वो पहुंचने जा रही हैं। संघर्षों से भरा द्रौपदी मुर्मू का जीवन है और जिस तरीके से संघर्ष उनके जीवन में है उसी तरीके से प्रेरणा उनके जीवन से मिलती है। हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये झारखंड की राजधानी रांची की तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए किस तरीके से रांची में जोरदार आतिशबाजी की जा रही है, मिठाइयां लोग एक दूसरे को खिला रहे हैं, यहां पर जश्न मनना शुरू हो गया है। द्रौपदी मुर्मू की कर्मभूमि के तौर पर आप रांची को कह सकते हैं, क्योंकि झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनने का गौरव भी द्रौपदी मुर्मू का हासिल है। और ऐसे में यहां झारखंड के हित में कुछ ऐसे फैसले लिए द्रौपदी मुर्मू ने, मनीषा प्रियम जी बेहतर तरीके से बता पाएंगी कि जब वो राज्यपाल थी तो उनके पास बिल पहुंचे लेकिन हस्ताक्षर उन्होंने किए नहीं बतौर राज्यपाल रहते हुए। तो ऐसे में वो लोग जो सवाल उठा रहे हैं कि साहब ये सिंबोलिज्म ज्यादा है, मेरे ख्याल से जिस तरीके के राज्यपाल रहते हुए उन्होंने काम किया है उसमें सारे जवाब छुपे हुए हैं। मनीषा जी, नहीं, एक तरह से गवर्नर जब वो रही तो रांची में बिल्कुल रबर स्टैंप नहीं थी। भाजपा में उनकी पूर्व पृष्ठभूमि रही, भाजपा से वो एमएलए रहीं, मंत्री भी रहीं, भाजपा की राजनीति में सक्रिय रहीं, लेकिन लोगों के मुद्दे जो थे वो गवर्नर हाउस तक पहुंचते थे। सभी तरह के राजनीतिक जो अनुमोदन उनके पास पहुंचते थे वो सब को सुनती थी। और ख़ास करके आप यदि समझने की चेष्टा करें तो इन इलाकों में जनजातियों की के अधिकारों को लेकर के संवैधानिक स्वायत्तता है जी। और हर समय द्रौपदी जी संविधान की जो निधियां थी उनका अवलोकन करती थी। तो कहीं भी लोग अगर समझते हैं कि वो रबर स्टैंप थी तो वो बिल्कुल एक संवैधानिक अध्यक्ष का जो काम है वो करती थी। और दलदल की राजनीति से ऊपर उठकर संवैधानिक निधियों पर उनकी गहरी और पैनी आंख रहती थी। बिल्कुल, अधिकारों का पूरी तरीके से उन्होंने रक्षा करती हुई नजर आई जब वो इस संवैधानिक पद पर थी। और सीधे रुक करेंगे, हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं, प्रवक्ता बीजेपी के सैयद जफर इस्लाम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सैयद जफर इस्लाम साहब, सबसे पहले आपसे समझना चाहती हूँ, द्रौपदी मुर्मू का महामहिम बनना, इसके मायने आपकी नजर में क्या है? देखिए, बहुत दिन से बात चर्चा में आ रही है, आज पहली बार नहीं मैं कह रहा हूं, आपके चैनल पे भी कहा और कई चैनल पे भी कहा, देश की हर जनता, हर नागरिक ये बात कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जो उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जी थे वो अपने आप में सिर्फ देश में नहीं, इसको वेलकम पूरे दुनिया ने किया है। आप जाके वेस्टर्न वर्ल्ड के रिपोर्ट में देखिए, हर जगह मतलब कहीं भी कि एक ऐसे समाज के वर्ग से जो हमने उनका नाम जो है प्रपोज किया, हमारे एनडीए के ने जो प्रपोज किया, एक ऐसे वर्ग से जो जिसके बारे में किसी ने कल्पना नहीं की थी, और एक महिला भी है। दोनों चीज़ अपने आप में इस बात को दर्शाती है कि भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में एक आम नागरिक को हाथ मजबूत करना, उनका दामन थामना, उनको मजबूत बनाना, यह हमारी प्राथमिकता है। और उसी कड़ी में अगर आप आगे बढ़ते हुए सोचिए तो देखिए कि इनको भी, इस पूरे वर्ग को कितना बल मिलेगा, कितना समाज का कितना अच्छा मैसेज जाएगा, दुनिया में कितना अच्छा मैसेज जाएगा, देश में कितना अच्छा मैसेज जा रहा है। हर लोग इस बात को मान रहे हैं कि आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ था भारत के कि जो एक ट्राइबल महिला को आप राष्ट्रपति, ये जो संदेश जाएगा चरण सिंह सापरा साहब की, एक आदिवासी महिला, बेहद साधारण परिवार से आने वाली महिला, और वो देश में सबसे बड़े संवैधानिक पद पर पहुंची। ये जो मौका था कि विपक्ष चूक गया, इस मौके को समर्थन करके सब साथ आ सकते थे और देश को पहली आदिवासी महिला महामहिम तो मिलने ही जा रही है। आज सब एकजुट होकर अगर समर्थन करते तो बेहतर रहता।
देखिए, मैं ऐसा नहीं समझता हूं, और आज का दिन ये नहीं है कि हम किसी की खामियों पर, ये थोड़ा सा एको है, एको जरा निकलवा दीजिए टेक्निकल टीम को कहकर। वो ठीक करवा देंगे सर, आप अपनी बात रखिए जी। दोनों उम्मीदवार जो हैं, चाहे यशवंत सिन्हा चाहे द्रौपदी मुर्मू जी हैं, हम इनकी खामियां निकालें या अच्छाइयों पे बात करें, ये आज का दिन मैं नहीं समझता हूं कि वो है। सवाल यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि पहले आदिवासी महिला, तो ये भी बात सच है, लेकिन हम अगर तुलना करने जाएं तो पहली महिला को चांस तो कांग्रेस पार्टी ने दिया था। इसी तरह से कह सकते पहले सिख को या पहले दलित को मौका है वो कांग्रेस पार्टी ने दिया था। पहली दलित महिला स्पीकर लोकसभा की वो कांग्रेस के दौरान बनी है। तो अगर इस तरह का हम कंपैरिजन करने जाएंगे तो बहुत बड़ी कंपैरिजन में हम जा सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि आज वो जीत रही हैं, जीत की कगार पर है, और उनको ये जो राष्ट्रपति होते, ये मात्र किसी पार्टी के नहीं होते हैं, पूरे देश के मेरा मकसद तुलना करने से था ही नहीं। मैंने तो आपसे सवाल इसलिए किया ताकि जो विपक्ष की राजनीति है उस पर हम चर्चा कर सके। ऐसे में मुझे लगता है डॉक्टर अजय आलोक को आना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर अजय आलोक इस पूरे चुनाव के अंदर विपक्ष की तरफ से बार बार इस बात को दोहराया गया कि साहब हम तो सिद्धांतों की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन क्या सिद्धांतों की लड़ाई वो नजर आई राष्ट्रपति चुनाव में, या फिर वो केंद्र सरकार मोदी सरकार से जिद की लड़ाई बनकर रह गई? डॉक्टर अजय आलोक, देखिए, मानिए मत मानिए रोमाना, लेकिन सच्चाई तो यह है कि राष्ट्रपति चुनाव एक तरह से राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र का ही चुनाव हो गया, क्योंकि अगर आंकड़ों के लिहाज से आप देखें तो सांसदों की संख्या लगभग लोकसभा में 794 होती है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सांसद 394, लगभग 47-48%। और जो खबर मिल रही है उसके हिसाब से लगभग 74 से 75% सांसदों ने द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट दिया, मतलब कि भारतीय जनता पार्टी से लगभग 27% ज्यादा। तो एक राष्ट्र का अगर 75% सांसदों का वोट अगर एक राष्ट्रपति को जा रहा है तो ये राष्ट्र का ही चुनाव है, न कि दलों का चुनाव है। सबसे पहली बात तो ये, जिन दलों ने अपने आप को किसी भी विरोध के कारण, चाहे मानसिकता के कारण, चाहे एविल मानसिकता, या जो भी बीच बीच में बयान आ रहे थे उसके कारण अपने आप को अलग किया, वो आज अपने आप का मूल्यांकन करें कि वो राष्ट्र के किस कोने में वो खुद खड़े हैं। देखिए, ये मेरे लिए ये अमूल्य इसलिए है क्योंकि अफ्रीकन महाद्वीप के बाद एसटी आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा विश्व में भारत में ही है। और आप ये मत भूलिए कि नक्सल मूवमेंट जो इस देश में शुरू हुआ 1972 में बंगाल की जंग नक्सलवाड़ी से, और इसका फैलाव हुआ धीरे धीरे बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्रा, इसमें एसटी समाज की बहुत बड़ी भूमिका थी, क्योंकि ये सबसे ज्यादा उत्पीड़ित, सबसे ज्यादा पिछड़ा समाज था। अगर सबसे पहले संजीवनी डालने का किसी ने काम किया तो अटल बिहारी वाजपेयी थे, जब उन्होंने झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य बनाया। तो कौन बनेगा राष्ट्रपति? एबीपी न्यूज पर बड़ी कवरेज लगातार जारी है। आपको बता दें, राष्ट्रपति चुनाव नतीजे का दिन है आज, वोटों की गिनती का काम लगातार जारी है। शुरुआती रुझान जो आ गए, सांसदों के वोटों की गिनती हो गई, जिसमें तस्वीर साफ हुई। द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में 540 सांसदों ने वोट किया और यशवंत सिन्हा के पक्ष में 208 सांसदों ने वोट डाला। वो वोट वैल्यू के हिसाब से क्या है, लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर नीचे की तरफ आप देख रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू के खाते में 3 लाख से ज्यादा वैल्यू के वोट आए और यशवंत सिन्हा के खाते में महज 1,45,600 वोट वैल्यू ही अब तक आई है। फिलहाल वोटों की गिनती का काम लगातार जारी, लेकिन इस बीच महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि द्रौपदी मुर्मू का महामहिम बनना, इसके मायने क्या हैं? क्योंकि देश की पहली आदिवासी महिला है जो देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर पहुंचने वाली है, और ऐसे में जिस तरीके से विपक्ष की तरफ से घेराबंदी करने की पूरी कोशिश की गई, विपक्ष तो बिखरता हुआ सा चला गया। ऐसा क्यों हुआ सापरा साहब? रायसेना की इस रेस में विपक्ष बिखरता क्यों चला गया, कमजोर होता क्यों चला गया? विपक्ष की कलई खुल गई सर? देखिए रोमाना जी, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा थोड़ा पीछे का इतिहास, क्योंकि ये राष्ट्रपति का चुनाव है। ये फिर एको आ रहा, जरा निकलवा दीजिए जी। आपको प्रणब मुखर्जी साहब का चुनाव याद होगा, जिसमें एनडीए के पार्टनर थे मेरे ख्याल से शिवसेना और जेडीयू दोनों, और ये दोनों ने प्रणब मुखर्जी का समर्थन किया था। तो इसका ये मतलब नहीं कि वो एनडीए से अलग हो गए थे। और उसी तरह से जब प्रतिभा पाटिल जी को शिवसेना ने समर्थन किया था तो उसका ये मतलब नहीं कि वो एनडीए छोड़ करके बाहर आ गए थे या एनडीए बिखर गया था। तो ये कहीं ना कहीं हमने ये देखा है कि राष्ट्रपति के हर चुनाव के अंदर कुछ पार्टियां, कुछ दल या फिर कुछ चुने हुए लोग भी उसमें अपने तरीके से वोट करना चाहते हैं, जो लोकतंत्र के अंदर उनका अधिकार है। ये पहले भी होता आया है,
इनफैक्ट मैं आपको बताऊं बिल्कुल कि सर, ये प्रणब होता मुखर्जी आया के है साथ क्योंकि को वैसे जो भी राष्ट्रपति 7,13,000 चुनाव में किसी वैल्यू तरीके की कोई वोट मिली राजनीतिक थी। पार्टी की विप जो है वो लागू होती नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका श्रेय बीजेपी की रणनीति को तो दिया जाएगा ना आरती टिकू, कि इस तरीके की मोदी की रणनीति थी कि उसके आगे विपक्षी एकजुटता जो है वो पूरी तरीके से श्रेय- फेल साबित हुई। बिल्कुल ये श्रेय आप दे सकते हैं। मैं आरती जी से सवाल कर रही हूँ, हाँ। वो जवाब दे रही हैं। देखिए बिल्कुल रोमाना जी कि यही तो है मोदी जी का जो स्ट्रेटजी रही है पूरे पॉलिटिक्स में उनकी, कि वो एन मौके पे ऐसा सरप्राइज या ऐसी गूगली खेलते हैं कि बाकी जितने भी ऑपोजिशन के लोग हैं, क्रिटिक्स हैं उनके, वो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि चेकमेट जैसा इस बार उन्होंने ऐसा एक क्या जिसको कहते हैं मास्टर स्ट्रोक वो खेला कि अपोजिशन के लोग भी, पार्टीज भी आज की डेट में बहुत मुश्किल लग रहा होगा उनको एक ट्राइबल महिला को अपोज करना। इतना आसान नहीं है। जो महिला एक बहुत ही संघर्ष करके खुद अपने बलबूते पे, अपने दम पे राजनीति में उतरी, एक स्कूल टीचर होने के बावजूद, एक पिछड़े हुए एरिया से होने के बावजूद वो इस ओहदे पे पहुंची, सबसे बड़ा पद पे पहुंची। तो ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की मैं कहूंगी ये कला है कि ये कला है जिसको आप कह रही हैं मास्टर स्ट्रोक, आप इसको मान सकते हैं, लेकिन ऐसे में सैयद जफर इस्लाम का रुख करेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे ये कला, ये मास्टर स्ट्रोक, इससे हित किसका? क्योंकि विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है सैयद जफर इस्लाम की और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी जो इलेक्शन विनिंग मशीन है, अपना सामाजिक दायरा, वोटों के दायरे को बढ़ाने के लिए, उसको और मजबूत करने के लिए चेहरा आदिवासी महिला का आगे कर दिया जाता है। जफर इस्लाम साहब, 83,299 and Shri Yashwant Sinha gets 537 votes valued at 1,89,876 so far. For the states, the counting which has been done so far, it is total valid votes is 1138, value of votes is 149,575. Srimati Draupadi Murmu gets 809 votes valued at 105,299. And Shri Yashwant Sinha gets 329 votes valued at 44,276. Grand total, the total valid votes 1886, value of such votes 673,175. Srimati Draupadi Murmu gets 1349, valued at 483,299. 483,299. And Shri Yashwant Sinha gets 537 votes valued at 189,876. $189,876. The states which the counting has been done is Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Chhattisgarh, Goa, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh and Jharkhand. That we will give you. We'll let you know. पहले 10 राज्यों की जिनकी अभी गणना हुई है वो 10 राज्य हैं आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और झारखंड। यहाँ पे टोटल जो वैलिड वोट्स मिले हैं वो हैं 1,138। उनकी वैल्यू जो है वो है 1,49,575। इनमें से द्रौपदी मुर्मू जी को 809 वोट मिले हैं जिनकी वैल्यू है 1,05,299 और श्री यशवंत सिन्हा जी को 2,029 वोट मिले हैं जिनकी वैल्यू है
44,276, 329। और जो पहले आपको सूचना दी गई थी संसद के बारे में, उनको अगर मिला लें तो टोटल वैलिड वोट्स हैं 1,886, 1,886 और उनकी वैल्यू है 6,73,175। उसमें से श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को मिले हैं 1,349, जिनकी वैल्यू है 4,83,299 और श्री यशवंत सिन्हा जी को मिले हैं 537 वोट, जिनकी वैल्यू है 1,79,876। 89। तो इस वक्त तो दूसरे राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और ऐसे में फासला जीत का द्रौपदी मुर्मू का बढ़ता हुआ, अभी तक सांसदों और जितने विधायकों की वोटों की गिनती हुई है उसका आंकड़ा सामने आ गया है। कुल 1,886 वोट जो गिने जा चुके हैं, इन 1,886 में से द्रौपदी मुर्मू को मिले हैं 1,349 वोट और यशवंत सिन्हा के खाते में गए 537 वोट। अब इसकी अगर वोट वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो अब तक द्रौपदी मुर्मू के खाते में वोट वैल्यू जो है वो 4,83,299 वोट आ चुके हैं। वहीं यशवंत सिन्हा के खाते में 1,89,876 वोट आ चुके हैं। ये आंकड़े बेहतर तरीके से आप तक पहुंचाने के लिए मेरी सहयोगी शीरीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सीधे आपको लेकर चलते हैं शीरीन के पास। शुक्रिया रोमाना। देखिए, इंतजार इसी का हो रहा था कि दूसरे राउंड की जब खत्म होगी वोटें, जो मतगणना है उसके बाद आंकड़े क्या आते हैं। और इसमें देखिए द्रौपदी मुर्मू को और बढ़त मिली है। मेरे दोनों तरफ दोनों उम्मीदवारों के जो दूसरे राउंड के तहत जो उन्हें वोट मिले उनका वोट वैल्यू हम दिखा रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू को देखिए किस तरीके से यहाँ 4,83,299 वोट वैल्यू इनका है। तो दूसरी तरफ विपक्ष के जो उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा, उनका वोट वैल्यू 1,89,876। यहाँ पर बड़ा अंतर साफ तौर पर वोट वैल्यू में आपको दिखाई दे रहा होगा। और हमें जिस तरीके से जानकारी दी गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि 10 राज्यों की वोटिंग जो है, मतगणना जो है वो खत्म हो चुकी है, यानी काउंटिंग 10 राज्यों की खत्म हो चुकी है। और उसके बाद ये वोट वैल्यू जो निकलकर सामने आया उसमें सीधे तौर पर द्रौपदी मुर्मू को और बढ़त दिखाई दे रही है। और उनका जो अब आंकड़ा है मौजूदा, वो यहाँ वोट वैल्यू दिखाई दे रही है 4,83,299। और एक बार फिर से यशवंत सिन्हा का मैं आपको बता दूं 1,89,876। तो 2 राउंड की जो काउंटिंग है वो खत्म हो चुकी है। अब इंतजार हो रहा है कि जल्दी से आगे के भी जो आंकड़े हैं वो सामने आए और पूरी तरीके से तस्वीर साफ हो। रोमाना, बड़ी जानकारी जो शीरीन दे रही हैं, आंकड़ों के लिहाज से किस तरीके से फासला बढ़ रहा है द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में। आंकड़ा आपने देख लिया है 4,83,299 वोट वैल्यू अब तक आ चुके हैं द्रौपदी मुर्मू के खाते में। और वहीं यशवंत सिन्हा की अगर बात की जाए तो 1,89,876 वोट वैल्यू ही अब तक यशवंत सिन्हा के खाते में गए। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष में फूट। ये बड़ी खबर है, टीएमसी उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट नहीं करेगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर। मतलब विपक्ष की जो उम्मीदवार हैं मार्गरेट अल्वा, उनके पक्ष में टीएमसी की तरफ से वोट नहीं किया जाएगा। टीएमसी की तरफ से रणनीति बना ली गई है। टीएमसी ने फैसला ये लिया है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में टीएमसी वोट ही नहीं करेगी। इस वक्त की बड़ी खबर, टीएमसी ने बड़ा फैसला लिया है और टीएमसी का ये फैसला दिखा रहा है किस तरीके से तृणमूल कांग्रेस, मतलब ममता बनर्जी की पार्टी, ममता बनर्जी की पार्टी जो है वो बाकी विपक्षी दल जिसमें महत्वपूर्ण कांग्रेस की मौजूदगी हो जाती है, एनसीपी की मौजूदगी हो जाती है और ये वो तमाम दल हैं जिसमें लेफ्ट पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी है, आरजेडी है, उन सब से टीएमसी अलग से खुद को अलग दिखाते हुए एक कोशिश करती हुई नजर आ रही है। अपनी लकीर अलग खींचती हुई ममता बनर्जी यहां पर नजर आ रही हैं। विपक्षी दलों के साथ वो टीएमसी की गिनती चाहती नहीं है हो। हालांकि राष्ट्रपति चुनाव के अंदर उम्मीदवार जो है वो टीएमसी के ही यशवंत सिन्हा आगे आए और उनको उम्मीदवार बनाया गया। लेकिन अब उपराष्ट्रपति चुनाव में टीएमसी की ये बदली हुई रणनीति, मुझे लगता है हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मनीषा प्रियम जी यहीं स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे समझते हैं कि क्या रणनीति है टीएमसी की, ममता बनर्जी की, कि उपराष्ट्रपति चुनाव में हम वोट ही नहीं करेंगे, मतलब विपक्ष से दूरी। नहीं, विपक्ष नहीं, सीधा सीधा टीएमसी का कांग्रेस से जो है वो कुछ दिक्कत है टीएमसी की। अब यहाँ आप देखिए यशवंत सिन्हा जी का जो चुनाव की घोषणा, आपने सही कहा कि वो टीएमसी के साथ थे
और टीएमसी के एक अग्रणी नेता थे। कांग्रेस ने उस उम्मीदवारी पे तुरंत मुहर लगाई और जयराम रमेश आगे दिखे भी, लेकिन जहां वीपी की बात आई, मार्गरेट अल्वा को हम सब जानते हैं कि मार्गरेट अल्वा को एक तरह से सोनिया गांधी जी या गांधी परिवार के नज़दीक जो कांग्रेस का खेमा है, उससे अब मार्गरेट अल्वा उसमें उसकी अब सदस्य नहीं थी। तो मार्गरेट अल्वा की दावेदारी कांग्रेस का वो फैक्शन करता है जो अब गांधी परिवार में बिल्कुल पूरे तरीके से अंधविश्वास अब नहीं रखता है, वो फैक्शन करता है। और ये लेकिन मनीषा जी, ये तब स्टैंड ले रही हैं ममता बनर्जी, जबकि मुझे ध्यान आ रहा है कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मार्गरेट अल्वा के नाम का ऐलान कर रहे थे शरद पवार, तो उनकी तरफ से कहा गया था कि देखिए सिद्धांतिक तौर पर सहमति टीएमसी की तरफ से दी गई है कि हम विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद का जो भी उम्मीदवार होगा उसका समर्थन करेंगे। यही नहीं, मार्गरेट अल्वा के नाम पर वो जरूर कह रहे थे कि अभी बात होना बाकी नहीं, है। यही नहीं, शरद पवार जी को पहला, ममता जी ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जो मीटिंग हुई, शरद पवार जी को पहला ऑफर दिया। हाँ। इसका तो निर्णय जो 2-3 निष्कर्ष निकलते हैं वो ये हैं, सबसे पहले कि राष्ट्रपति का चुनाव होते और उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की पूर्व संध्या में विपक्षी एकता की बात जो कही जा रही थी वो अब पूरी तरह से खंडित है, ध्वस्त, पूरी तरह से ध्वस्त है। कांग्रेस में इंटरनल डिफरेंसेस हैं, कांग्रेस और बाकी दलों में डिफरेंसेस हैं, और बीजेपी ने एक तरफ से कई ऐसी पार्टीज जो कांग्रेस के साथ साझा सरकार में है उनको भी चेकमेट कर दिया है। तो कहीं ना कहीं राजनीति का दांव कुछ ऐसा घूमा कि जो कल एक साथ थे वो आज बिछड़े बिछड़े नजर आए। निष्कर्ष नंबर 1, विपक्षी एकता तो कहीं दूर दूर तक दिख नहीं रही है। दूसरी बात जो मैं आपसे समझना चाहती हूं, क्या इसके पीछे यह भी कहा जा सकता है कि साहब ममता बनर्जी की जो महत्वाकांक्षा है उसको भी आप दरकिनार नहीं कर सकते? क्या इस फैसले से कि हम उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट ही नहीं करेंगे, मतलब हमको कांग्रेस का उम्मीदवार मंजूर ही नहीं है, एक तरीके से यही संदेश दे रही हैं? नहीं, क्या ये बड़ा मैसेज ममता बनर्जी की तरफ से दिया जा रहा है कि अब वो विपक्षी दलों के अंदर किसी के पीछे खड़े होने के लिए तैयार नहीं है? हाँ, वो अगर लकीर खींचे और उनके पीछे आकर लाइन में खड़े हो जाए तो उनको कोई आपत्ति नहीं। नहीं, वो एक तरह से दर्शा रही हैं कि वो एंटी कांग्रेसिज्म भी एक तरह से उनके लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, एंटी लेफ्ट भी जमीन का एक बड़ा मुद्दा है, उतना ही बड़ा मुद्दा है जितना कि बीजेपी है। तो वो एक तरह से खुद भारत में केवल एक मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो दर्शा रही हैं कि ना कांग्रेस, ना बीजेपी, ना लेफ्ट, तीनों से हमारा कोई अलग पथ है, कोई अलग राजनीति है। तो एक तरह से किस्सा जो है ये अब बन में है, और अपने मन में आप बूझिए कि उनकी राजनीतिक शक्ति आखिर है क्या। तो समय के साथ ही ये तो समझ में आएगा कि आखिरकार ममता के मन में क्या है, लेकिन कुल मिलाकर इससे धक्का कांग्रेस के लिए बड़ा है। चरणजीत सिंह सापरा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सापरा सर, आपको हैरानी हो रही है? ममता बनर्जी उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट ही नहीं डालने वाली हैं, टीएमसी वोटिंग नहीं करेगी सर? देखिए, मैं इसको इस तरह से धक्का नहीं समझता हूं, क्योंकि मैं आपको एक उदाहरण और देता हूं। 2012 में जब प्रणब मुखर्जी साहब का चुनाव था, उस समय में कम्युनिस्ट सीपीआई और सीपीएम ने प्रणब मुखर्जी साहब को वोट नहीं दिया था, उन्होंने एब्सटेन करा था, और शायद सीपीआई फॉरवर्ड ब्लॉक ने अपना वोट दिया था। तो इस तरह के किस्से होते हैं। अब इस चुनाव को देख करके आप ये नहीं कह सकते कि 2024 में जो विपक्ष है वो एकदम बिखरा हुआ होगा। आज के चुनाव में और 2024 के चुनाव में बहुत फर्क है, बहुत अंतर है। इस तरह से ये चुनाव के अंदर हर पार्टी को अपना निर्णय लेने का एक स्वतंत्र अधिकार है, और आपने जैसे कहा कि एक स्वतंत्र एमएलए या एमपी को भी अपना अलग से अधिकार है, क्योंकि व्हिप जारी नहीं होती है। तो इस तरह के निर्णय पहले भी हुए हैं और आज भी हो रहा है। निश्चित रूप से थोड़ा जवाब सुनकर ना मेरे बाकी जो मेहमान हैं वो मुस्कुरा रहे हैं, दोनों, अजय आलोक भी और सैयद जफर इस्लाम भी। तो बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर लगातार आप देख रहे हैं। कौन बनेगा राष्ट्रपति, नतीजे का दिन है आज, वोटों की गिनती लगातार जारी है। दूसरे राउंड के जो आंकड़े हैं वो सामने आ गए हैं। फासला और ज्यादा जीत का बढ़ाती हुई द्रौपदी मुर्मू इस वक्त यशवंत सिन्हा से नजर आ रही हैं। और अब हमारे साथ बेहद खास मेहमान बीजेपी के सांसद हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रविशंकर जी, बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज़ के लिए वक्त निकालने के लिए। सर, पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि द्रौपदी मुर्मू के महामहिम बनने का देश के लिए, भारत के लिहाज से आप मैसेज, महत्व और मायने क्या देखते हैं? क्योंकि विपक्ष की राजनीति को लेकर तो सर साफ तौर पर नजर आ रहा है किस तरीके से विपक्षी एकता पूरी तरीके से बिखर कर रह गई है, लेकिन कुल मिलाकर एक नागरिक के लिए भारत के महामहिम मुर्मू अगर बनने जा रही हैं तो उसका महत्व क्या है?
देखिए, भारत की राजनीति में 75 साल के आज़ादी के हम जश्न में हैं, तो ये बहुत बड़े बदलाव का अवसर है। अभी तक आपने देखा होगा दलित समाज के लोग भी बहुत आगे बढ़े थे, बाकी रिजर्वेशन से इलेक्शन लड़ने की बात अलग है। लेकिन हमारे जो आदिवासी भाई जो 12-13 करोड़ देश भर में हैं, कई प्रदेशों में फैले हुए हैं, आज उनको एक संदेश गया है कि तुम्हारे समाज की एक बेटी भारत के सर्वोच्च पद पर पहुंच रही है, और ये प्रयास नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी, एनडीए के कारण हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा एम्पावरिंग मोमेंट है उनके विश्वास का और उनके सशक्तिकरण का। ठीक है सर। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा जी, कि जो ये आदिवासी समाज के बीच में जो चलता है, माओविस्ट काम करते हैं, बाकी करते हैं, तो द्रौपदी जी अपनी सादगी, सहजता से और अपने व्यक्तित्व से पूरे आदिवासी समाज को देश के मेन स्ट्रीम लाने में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगी उनकी विजय, ऐसा मैं मानता हूँ। सर, विपक्षी दलों के लिए, उनकी राजनीति के लिए इसमें क्या सबक आपको नजर आता है? देखिए, सबक की बात रुमाना जी तब करेंगे जब कोई सबक सीखने को तैयार हो। अब मेरी जो मैं बात कहना चाह रहा हूं उसको समझना चाहिए जी। ममता जी ने कहा कि हमको पहले बताते तो हम भी विचार करते, बाकी करते। आप अपनी संख्या को जानते हैं, फिर भी आपको विरोध के लिए विरोध करना है। सही। अब आज का अवसर नहीं है, हम लोग वो हम सबों के देश की राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग किया गया उनके खिलाफ कुछ पार्टियों के द्वारा। इसलिए मुझे लगता है कि अब अतीत की बात अतीत छोड़ दीजिए, उनको क्या सीखना है, कैसे सीखना और कब सीखना है, इस पर चर्चा हम कभी और करेंगे। आज अपने आदिवासी समाज की एक बहन, एक बेटी और एक बहुत ही कुशल नेत्री देश की राष्ट्रपति बनने जा रही है, तो हमें उनका अभिनंदन करना चाहिए। बिल्कुल सर, आप कह रहे हैं किस तरीके से भारत के लोकतंत्र के लिए ये आज सुनहरा दिन साबित होगा। लेकिन आज दिन में जो तस्वीरें आई, कांग्रेस के नेता जिस तरीके से सड़क पर संघर्ष करते हुए नजर आए, उनकी तरफ से फिर से वही बात दोहराई गई कि साहब लोकतंत्र, संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं। और ईडी जिस तरीके से पूछताछ कर रही है कांग्रेस के बड़े नेताओं से, जिसमें पहले राहुल गांधी और आज सोनिया गांधी, इसके लिए वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि ये बदले की राजनीति की जा रही है केंद्र सरकार, मोदी सरकार की तरफ से। सर, यही तो रुमाना जी आपसे मैं कहूंगा कि आज दो भारत देखने को मिल रहा है। नया भारत क्या है कि मोदी जी ने प्रयास किया अपने पूर्वी भारत की, उड़ीसा की एक नेत्री, आदिवासी समाज की, वंचित समाज की, जंगलों से जुड़ी हुई परंपरा से देश की राष्ट्रपति बन रही हैं, और कांग्रेस के लोग धरना दे रहे हैं, मुख्यमंत्री सत्याग्रह कर रहे हैं। देखिए, मैं इसका जवाब एक सवाल पर दूंगा आपको। आज कांग्रेस पार्टी, सोनिया जी, राहुल गांधी लोग बताएं कि क्या उनके लिए अलग कानून होगा और देश के आम नागरिक के लिए अलग कानून होगा? अगर पुलिस किसी आम नागरिक को बुलाएगी थाने में, या इनकम टैक्स बुलाएगी, या ईडी बुलाएगी, तो अब तो वो भी हजारों लोग को लेकर पहुंचेंगे थाना घेरने के लिए। जो सोनिया जी से किया वो हम भी करेंगे। क्या संदेश दे रहे हैं ऐसी पार्टी के द्वारा, तो देश पर लगभग 50 साल डायरेक्ट और लगभग 60-65 साल इनडायरेक्ट राज कर चुकी है अपने सहयोगियों के साथ। यह है बड़े सवाल। संस्थाओं को विध्वंस करने का आरोप हमारे ऊपर है जी। संस्थाओं को विध्वंस कौन कर रहा है ये आपके सामने जग जाहिर है। सिर्फ आपके दर्शकों के लिए 3 बातें बता देना चाहता हूं जी। कॉम्प्लेन हमारे सत्ता में आने के पहले का है, उस पर कॉग्निजेंस हुआ। वो कॉग्निजेंस राहुल जी, सोनिया के खिलाफ 420 का भी है, धोखाधड़ी, और 120 भी कॉन्स्पिरेसी और बाकी कुछ। वो हाई कोर्ट गए क्वाश करने, रिजेक्ट हो गया। सुप्रीम कोर्ट गए, रिजेक्ट हो गया। बेल पर हैं, इनकम टैक्स ने भी उनकी बात को नहीं माना। ट्राइब्यूनल गए, हाई कोर्ट गए, रिजेक्ट हो गया। तो आप हर जगह आपने अपना दरवाजा खटखटाया, और किस तरह से हजारों करोड़ की संपत्ति एक फैमिली ट्रस्ट को आ गई। तो आज सुबह हमने एक बात कही थी बड़ी जिम्मेदारी से, पार्टी जेब में, पार्टी के नेता भी जेब के आसपास, अब पार्टी की संपत्ति भी जेब में आ रही है। यंग इंडिया में 76% शेयर है राहुल जी का और सोनिया जी का, 38% ईच जी। तो ये बड़े सवाल हैं और इसके जवाब देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और ये जो
सत्याग्रह, मैंने उसको दुराग्रह कहा था। बिल्कुल, ये सत्याग्रह नहीं है, या भ्रष्टाग्रह है रोमाना जी। और ये देश के सामने एक बहुत ही खराब नसीहत पेश की जा रही है। याद करिए, नरेंद्र मोदी को एक दबाव से ग्रसित पूरे प्रोसिक्यूशन में अहमदाबाद में मुख्यमंत्री के रूप में घंटों पुछवाई हुई थी कि नहीं? वो मुख्यमंत्री के रूप में गए कि नहीं गए? क्या गुजरात में बीजेपी धरने पर आई थी क्या? क्या देश में धरना हुआ था क्या? शांति से गए, कानून का पालन किया, सुप्रीम कोर्ट से तब कर निखर कर निर्दोष होकर बाहर निकले। इनको क्या अप्रीहेंशन है? यह है बड़े सवाल। ठीक है सर, आपकी जो सुबह की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें आपने कांग्रेस के लिए जेबी पार्टी और आपने कहा था किस तरीके से कि साहब ये सत्याग्रह नहीं, ये दुराग्रह है, वो हमने दिखाया एबीपी न्यूज़ पर। अच्छा, उसके बाद जब कांग्रेस के नेता हमारे साथ जोड़ रहे थे तो यही सवाल भी हमने उनसे किए। पलटकर उनकी तरफ से कहा गया और बाकायदा आपका नाम लेकर कहा गया कि साहब रविशंकर प्रसाद जी तो बड़े देश के जाने माने वकील भी हैं, उनसे कभी पलटकर पूछिए कि साहब इस मामले की एफआईआर कहां है, इस मामले में एफआईआर कहां है। ये एफआईआर को लेकर जो बार बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से सवाल खड़ा किया जाता है, सर इस पर जवाब दीजिए। अब इसका मैं क्या जवाब दूं हंसने के समय? एक कंप्लेंट हुई थी कि नहीं? उस पर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस लिया था कि नहीं? कानून का एक सवाल है रुमाना जी कि कंप्लेंट से भी कानूनी कार्रवाई होती है, और वो कॉग्निजेंस 120B में हुआ था और 420 में हुआ था। उस कंप्लेंट को क्वाश करने के लिए लोग हाई कोर्ट गए थे कि नहीं? वहां हारे कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट गए कि नहीं? वहां हारे कि नहीं? बेल लिया कि नहीं? आज सोनिया जी और राहुल बेल पर हैं कि नहीं? तो ये सब कुछ करके सवाल मुझसे पूछ रहे हैं एफआईआर कहां है। अब इसका मैं क्या जवाब दूं, एक्सेप्ट बड़े अदब से ये तो कानून की बेसिक समझदारी का भी अभाव है। देश के कानून में, आपराधिक कानून में दो प्रकार से कार्रवाई होती है, या तो पुलिस में एफआईआर करो या कोई कोर्ट में कंप्लेंट करो, उस पर भी कार्रवाई होती है। यही तो हुआ है इसमें। सर, कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब पूछने के लिए ईडी के पास कुछ है ही नहीं। अगर पूछने के लिए कुछ होता तो ईडी सामने तो आती ना। 5 दिन तक राहुल गांधी से पूछताछ की जाती है, 50 घंटे से ज्यादा की 5 दिन पूछताछ होती है। हासिल किया हुआ ईडी को, इसका जवाब तो ईडी दे। इस तरीके के तमाम सवाल हैं जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से उठाए जा रहे हैं और केंद्रीय एजेंसी को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, ये कहते हुए कि केंद्रीय एजेंसी बीजेपी के इशारे पर ये सारे काम कर रही है बदले की राजनीति के तहत। मतलब आप लोगों पर उंगली उठाई जा रही है। ये कौन सी नई बात है जी? लेकिन अगर देश में 60 साल शासन करने के बाद वो इतना भी नहीं जानते हैं कि ईडी या सीबीआई रुमाना जी के टीवी शो पर आकर डिबेट नहीं करते हैं, वो सवाल जवाब करने के बाद अपने अनुसंधान की रिपोर्ट को कोर्ट में दाखिल करते हैं। अगर वो टीवी पर आकर के और बाहर आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि हमने ये पूछा और ये जवाब दिया, तब आपका बिल्कुल सही सवाल होगा कि ये एक दूसरे भाव से काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है, कभी नहीं होना चाहिए। यही तो है कि पूरा इन्वेस्टिगेशन एक संयम और जिसे कहते हैं आपराधिक ये अन्वेषण के शिष्टाचार के साथ चलना चाहिए। इन्वेस्टिगेटिव प्रोटोकॉल एंड कर्टसी के अनुसार चलना चाहिए। अब कांग्रेस पार्टी को इतना भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर मैं क्या बोलूँगा। जरा कांग्रेस के वरिष्ठ लोगों से पूछिए उर्माना जी कभी, और पूछिए कि ऐसे सवालों पर उनकी क्या टिप्पणी है, तो आपको उत्तर मिल जाएगा। लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछूं जी, इसी मामले में मल्लिकार्जुन खड़गे गए थे कि नहीं दफ्तर में? कोई हंगामा हुआ क्या? पवन बंसल गए थे कि नहीं? कोई हंगामा हुआ क्या? जी। पहले अपने मामले में श्रीमान चिदम्बरम साहब की पेशी हुई थी कि नहीं? वो गिरफ्तार हुए थे कि नहीं? 100 दिन जेल में थे कि नहीं? तिहाड़ जेल में सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली, कभी हंगामा हुआ था क्या? तो बस राहुल जी और सोनिया जी, उसको लेकर पूरा देश अब जहां कांग्रेसी अपनी गाड़ी खुद जला रहे हैं और सत्याग्रह दिखा रहे हैं, ये क्या बात है? फिर आऊंगा बड़े सवाल पर जी। आप देश के सामने कौन सी नजीर पेश कर रहे हैं कि हमारे लिए अलग कानून और आम आदमी दूसरा कानून? ये है बड़ा सवाल। बिल्कुल महत्वपूर्ण सवाल है सर जो आप रख रहे हैं। बस चलते चलते एक सवाल और, मुझे मालूम है कि आपके पास समय कम है इस वक्त इस बातचीत के लिए। सर बस ये और बता दीजिए कि अभी अभी हमने ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल पर दिखाई कि साहब ममता बनर्जी ने ये फैसला लिया है कि टीएमसी उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट ही नहीं करेगी। मतलब विपक्ष के उम्मीदवार के साथ ममता बनर्जी नहीं है। क्या आपको लगता है कि ये एडवांटेज बीजेपी पॉलिटिक्स है?
देखिए, आज हमारे पास जो नंबर है राज्यसभा और लोकसभा में, जो कि वोटिंग कॉलेज है, इलेक्टोरल कॉलेज है, वो काफ़ी है, तो हमें किसी के सहयोग की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आज ममता जी इस पूरे गठबंधन से अपने को अलग कर रही हैं, यही दिखाता है कि सिर्फ विरोध के लिए विरोध का गठबंधन नहीं चलता, सहूलियत की राजनीति से गठबंधन नहीं चलता, और नरेंद्र मोदी के विरोध करने के लिए गठबंधन नहीं चलता। आपका ऑल्टरनेटिव एजेंडा क्या है, लीडर क्या है, देश की सोच क्या है, ये सब बातें सामने रखनी पड़ती हैं। तो शायद ममता जी को लगा कि जिस तरह से हम यशवंत सिन्हा को लेकर परेशान हुए राष्ट्रपति के चुनाव में, तो अपने को साइलेंटली विड्रॉ कर लो, ये भी हो सकता है। तो ये एडवांटेज बीजेपी पॉलिटिक्स है? एडवांटेज तो है ही है रुमाना जी, मैं तो पहले ही कह रहा हूं जी। अगर ये देश की सारी पार्टियां, विपक्ष की गैर एनडीए पार्टियां मिलकर एक अपना उम्मीदवार खड़े करने का निर्णय करती, तब भी हम जीतते, क्योंकि नंबर हमारे पास है। 300 से अधिक तो बीजेपी के लोग लोकसभा में, 100 से अधिक है राज्यसभा में, और चाहिए क्या, आप मुझे बताइए। बिल्कुल सर, और नंबर तो बिल्कुल राष्ट्रपति चुनाव में भी पूरी तरीके से एनडीए के पास था, लेकिन तब विपक्ष की तरफ से कहा गया कि साहब हम तो सिद्धांतों की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन इस बार उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले ही देखिए किस तरीके से विपक्षी खेमा बिखरता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया रविशंकर प्रसाद जी, एबीपी न्यूज के लिए वक्त निकालने के लिए। तो पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी को आप सुन रहे थे, कुछ महत्वपूर्ण सवाल देश के सामने रखते हुए कि साहब अगर ईडी पूछताछ कर रहा है सोनिया गांधी से, तो फिर इतना हंगामा कांग्रेस की तरफ से क्यों बर्पा किया जा रहा है। अच्छा, मैं खास मेहमानों का रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले आपको सीधे लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरी सहयोगी शिरीन इस वक्त मौजूद हैं। जरा शिरीन से वो ताजा नंबर, आंकड़ा जान लेते हैं, किस तरीके से अपना फासला जीत का और बढ़ाती हुई नजर आ रही है द्रौपदी मुर्मू इस वक्त आंकड़े में। शिरीन, बिल्कुल इन आंकड़ों पर नजर डालना जरूरी है रोमाना। और देखिए, जो ताजा जानकारी मेरे पास है वो दर्शकों को हम दे देते हैं। द्रौपदी मुर्मू और साथ ही यशवंत सिन्हा दोनों के बीच ये टक्कर, और जिस तरह से अभी 10 राज्यों की काउंटिंग जो है वो खत्म हो चुकी है, उसके बाद कुछ और राज्यों की काउंटिंग और फिर नंबर आएगा यूनियन टेरिटरी का। लेकिन देखिए आप, द्रौपदी मुर्मू 540 सांसद और इधर यशवंत सिन्हा 208 सांसदों के साथ यहां पर अब 10 राज्यों के जो फिलहाल नतीजे सामने आए हैं, जिसकी जानकारी हमें दी गई है। देखिए, और अगर एमएलए के लिहाज से मैं नंबर की बात करूं तो 809 एमएलए जो हैं वो द्रौपदी मुर्मू के साथ हैं, और यशवंत सिन्हा के साथ 329। यहां भी आपको आंकड़ों में फर्क साफ नजर आ रहा होगा कि कितना नंबर किसके पास है, और इसीलिए क्यों कहा जा रहा है कि द्रौपदी मुर्मू की तस्वीर बहुत हद तक साफ है। अब देखिए आप, 4,83,299 ये कुल वोट वैल्यू जो द्रौपदी मुर्मू के साथ है, और इसी के साथ वोट वैल्यू का जो ये आंकड़ा है 1,89,876 का, ये यशवंत सिन्हा। द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा, बड़ा फर्क साफ तौर पर आप देख रहे होंगे, 4,83,299 और 1,89,876 का ये वोट वैल्यू, और इसके साथ ही ये अंतर बड़ा साफ तौर पर, जिसमें यहां पर द्रौपदी मुर्मू आगे नजर आ रही हैं। रोमाना, बिल्कुल, तो फासला बढ़ाते हुए अपनी जीत का द्रौपदी मुर्मू इस वक्त आंकड़े में नजर आ रही हैं। अच्छा, मेरे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त बने हुए हैं, हम जल्दी से रिएक्शन लेंगे। कांग्रेस का सापरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सापरा साहब, आप सुन रहे थे अभी रविशंकर प्रसाद जी, जिनकी तरफ से सीधे सीधे ये कहा जा रहा था कि साहब देश के अंदर कानून तो एक ही है ना, अगर ईडी की तरफ से पूछताछ की जा रही है तो कांग्रेस पार्टी इतनी ज्यादा बेहाल क्यों है? अगर बेदाग है तो बेहाल क्यों है? नहीं तो रविशंकर प्रसाद ये भी बता करके जाते हैं ना कि 10 साल पहले का ये केस है, और जो केस 2015 के अंदर बंद हो चुका था, इनकी सरकार के तहत ईडी ने बंद किया था, फिर वो अफसरों को बदला क्यों गया, और नए अफसरों के तहत नए जो चाटुकार अफसर आए थे ईडी के, उनके तहत इस केस को वापस ओपन किया गया। इसका जवाब भी दे करके जाते ना। और ये क्यों नहीं उन्होंने बताया कि यंग इंडिया जो है वो कंपनीज एक्ट 25 के तहत रजिस्टर्ड है, जिसके तहत ना तो आप प्रॉफिट ले सकते हो, ना आप डिविडेंड का शेयर ले सकते हो, ना ही कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है। तो जब ना डिविडेंड है, ना प्रॉफिट है, ना प्रॉपर्टी ट्रांसफर है, तो घपला कहां पर है? तो ये मात्र कैरेक्टर असैसिनेशन या एक पॉलिटिकल वेंडेटा जो है भारतीय जनता पार्टी का, उसके तहत ये ईडी का गैर वापर कर रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं ये ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट नहीं है, ये इलेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ बीजेपी बन गया है। मैं जवाब ले लेती हूं सर। सैयद जफर इस्लाम हमारे साथ मौजूद है। आपने जो सवाल खड़े किए, मुझे लगता है जफर इस्लाम साहब जवाब कर रही है। सर सुनिए, जवाब सुन लीजिए। आइए जफर भाई। देखिए, सबसे पहले तो इनको बोलूं कि इनकी मंशा ही गलत है। राहुल गांधी जी अगर
2011 के अगर उनके इनकम टैक्स के जो रिटर्न है उसमें कहाँ नाम डाला है भाई इसके बारे में जो स्टेक उन्होंने लिया है। दूसरी बात कि कोई भी स्टेक लेने से पहले किसी कंपनी का अगर आप उसमें लोन को कन्वर्ट कर रहे हैं इक्विटी में, तो उसको पहले उसका वैल्यूएशन तो होना चाहिए। वैल्यूएशन एक्सरसाइज किधर गया, किस बेसिस पे लोन कन्वर्जन हुआ, उसके जरा रिपोर्ट बता दिए। इनकम टैक्स में कोई इसके आपने जानकारी दी है? ये सारे सवाल का उत्तर ईडी को दे रही है ना कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी के नेता कोई ऐसा काम नहीं किया। दूसरी एक बताए ना, यही तो हम कह रहे हैं। हाँ, दे रहे होंगे तो आप अभी आप बेल पे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से भी तो वो जवाब दे जा सकते हैं। 10 साल में इतना राजनीतिक हंगामा क्यों? और 10 साल, मनीषा जी, अरे भाई सुन लीजिए, ठीक है, दोनों की आवाज थोड़ी कम कर दीजिए। मनीषा जी से जवाब ले रही हूं मैं। मनीषा जी आइए प्लीज। देखिए, कांग्रेस में एक बड़ा महकमा ऐसा है जो ये विश्वास करता है कि अगर गांधी परिवार केंद्र में नहीं रहेगा तो कांग्रेस पार्टी का वजूद नहीं है। तो आज आपने जो देखा धरना प्रदर्शन, वो गांधी परिवार के निकट का प्रदर्शन है। उनसे ही घूम के पूछिए कि मार्गरेट अल्वा आखिर जो इतनी करीबी मानी जाती थी राजीव गांधी तक की, उनके नाम पर इतना बिफरी क्यों सोनिया गांधी? और आज वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेचर पर शरद पवार ने उनका समर्थन कर दिया। कर्नाटक जहां की पार्टी बहुत मजबूत है, वहां के पूरे महकमे ने मार्गरेट अल्वा को आगे बढ़ाया। तो कांग्रेस पार्टी में एक अंदरूनी प्रतिस्पर्धा है जी। और उस अंदरूनी प्रतिस्पर्धा को छुपाने का उनका तरीका है कि वो कहते हैं कि बगैर गांधी परिवार के कुछ नहीं। तो लेकिन आज तो हमने देखा ना अजय आलोक जी, जो अभी रविशंकर प्रसाद जी भी कह रहे थे, उन्होंने कांग्रेस के कई नेताओं के नाम गिना दिए। बोले जब ये गए थे तो कितने कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे थे प्रदर्शन करने के लिए। लेकिन विपक्ष की तरफ से तो साझा बयान भी जारी किया गया है ना। तो मामला सिर्फ कांग्रेस नहीं बल्कि सभी बाकी विपक्षी दलों का भी। अजय आलोक। रुमाना जी, मुझे देखिए, ये नुरत कुश्ती चलती रहेगी मेरा 6 बजे से और देश के सामने सब कोई एक्सपोज हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, आवाज में कुछ दिक्कत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बड़ी आवाज। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।